राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक भारतीय संसद को लेकर आए हैं। मित्रों, इंडियन पार्लियामेंट के संबंध में भारतीय संविधान में इसका उल्लेख किया गया है और आर्टिकल 79 में लिखा है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्रमशः राज्यसभा अर्थात द काउंसिल ऑफ स्टेट और लोकसभा द हाउस ऑफ पीपल होंगे। मित्रों, राष्ट्रपति, चूंकि आप सभी को पता है, कार्यपालिका का प्रमुख होता है, परंतु संसद द्वारा पारित विधेयक पर उसके हस्ताक्षर जरूरी होते हैं, आवश्यक होते हैं, तब जाकर ही वो कानून का रूप ले पाता है। इसलिए मित्रों, राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग बताया गया है, माना गया है। मित्रों, भारतीय संसद भवन नई दिल्ली की सबसे शानदार इमारतों में से एक है और इसी इमारत में संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा स्थित है। मित्रों, इन दोनों सदनों की जो रूप है, इस रूप की हम बाद में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम भारतीय संसद की जो विशेषताएं, जो कैरेक्टराइटिस हैं, उनका हम बारी बारी से वर्णन करेंगे। मित्रों, भारतीय संसद की प्रथम विशेषता यह है कि यह द्विसदनीय निकाय है, दो सदनों वाला सदन है। भारतीय संसद विश्व के अधिकांश देशों, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो संयुक्त राज्य अमेरिका हो, चाहे वो फ्रांस हो, अथवा स्विट्जरलैंड हो, अथवा सोवियत रूस, इनकी तरह दो सदनों वाला निकाय है और संसद का प्रथम और निम्न सदन हमारे यहाँ लोकसभा को कहा जाता है तथा संसद का द्वितीय और उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। मित्रों, दूसरी इसकी विशेषता है पूर्ण प्रभुत्व संपन्न संस्था नहीं है। भारत की संसद को पूर्ण प्रभुत्व संपन्न संस्था के रूप में नहीं बतलाया गया है, संपूर्ण संपन्न जनता को माना गया है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जनता में संप्रभुता के निवास को इंगित करता है। मित्रों, भारतीय संसद ब्रिटिश संसद के समान पूर्ण प्रभुत्व संपन्न संस्था नहीं है। ब्रिटिश संसद के संबंध में सर एडवर्ड कॉक ने कहा था कि संसद की शक्ति और अधिकार क्षेत्र इतना सर्वोपरि और पूर्ण है कि इसकी कोई सीमाएं नहीं बांधी जा सकती। मित्रों, डी लोमे विद्वान भी संसद की प्रभु शक्ति, संसद की प्रभु सत्ता, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संसद के रूप में, ब्रिटिश की संप्रभुता के रूप में डी लोमे भी बहुत अच्छी बात कहते हैं, बहुत सुंदर सी बात बताते हैं और वो संसद के संबंध में बताते हैं कि वहां की संसद सब कुछ कर सकती है सिवाय स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती। कहने का तात्पर्य यह है कि वहां की संसद इतनी
शक्तिवान है कि वो पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष बना सकती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है उसमें सब कुछ करने की शक्ति है। ऐसी शक्ति भारत की संसद में नहीं है। ब्रिटिश संविधान में संसद को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है और संसदीय सर्वोच्चता का अर्थ यह है कि संसद अंतरिम रूप में सर्वोच्च और सार्वभौम है। वह देश के किसी भी कानून का निर्माण कर सकती है, उसमें संशोधन कर सकती है, उसमें परिवर्तन कर सकती है और उसके कानून को किसी भी रूप में अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। यद्यपि भारत में ब्रिटिश नमूने पर आधारित संसदीय शासन पद्धति को अपनाया गया है, परंतु यह ब्रिटिश संसद के समान संप्रभु नहीं है और इस पर अनेक प्रकार के बंधन लगाए गए हैं, इस पर अनेक प्रकार की सीमाएं लगाई गई हैं, इस पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं। मित्रों, इन प्रतिबंधों का, इन लिमिट का, इस सीमाओं का हम बारी बारी से वर्णन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, समझते हैं कि हमारा संविधान लिखित संविधान है और लिखित संविधान होना ही संसद की सीमा पर यह प्रथम शर्त है कि यहां जो कुछ भी है वो सब लिखित रूप में है। यद्यपि भारतीय संविधान लिखित है और संसद की शक्तियों पर संविधान ने कुछ सीमाएं लगा दी है, आरोपित कर दी है और संविधान का अनुच्छेद 245 का 1 यह कहता है कि यह कहते हुए स्पष्ट करता है कि व्यवस्थापन शक्तियों का उपयोग संसद संविधान के अनुसार ही करेगी। लिखित संविधान में उसकी व्याख्या की आवश्यकता होती है और यह कार्य, व्याख्या करने का कार्य सुप्रीम कोर्ट का है। सर्वोच्च न्यायालय इसकी व्याख्या करेगा और संविधान के संरक्षक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा। इस प्रकार लिखित संविधान होना संसद की सीमा पर एक बिंदु है। मित्रों, इसके अलावा दूसरी जो व्यवस्था हमारे संविधान में दी गई है वो यह दी गई है कि हाँ, यहां पर संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाते हुए संघ शासन की विशेष शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है। और वह कैसे कर दिया है कि भारत में भी शक्तियों का विभाजन 3 रूपों में किया गया है और इस कारण संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून नहीं बना सकती। 3 प्रकार की विभाजन, संघ सूची के रूप में, राज्य सूची के रूप में और समवर्ती सूची के रूप में। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्यों को है और समवर्ती विषय के अंतर्गत आने वाले बिंदुओं पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को है और अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सेंटर को है, संघ को है। इस प्रकार से यहां यह स्पष्ट है कि राज्य सूची के जितने भी विषय हैं उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल मात्र राज्यों को है, संघ को नहीं। इस प्रकार से संघ पर कुछ प्रतिबंध लगा करके, इस प्रकार की सीमा लगा करके संसद को सीमित कर दिया गया है। मित्रों, अगली जो इस पर प्रतिबंध है वो है मौलिक अधिकारों के रूप में। भारतीय संविधान में, चूंकि आप जानते हैं, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था दी गई है और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करके यह संसद पर निश्चित रूप से प्रतिबंध लगाने का कार्य करती है। मौलिक अधिकार भी संसद की शक्ति को सीमित करते हैं और इस व्यवस्था को और भी ज्यादा बढ़ा करके 44वें संविधान संशोधन के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है और अब यह कहा गया है कि व्यक्ति के जीवन और शारीरिक स्वाधीनता के अधिकार, जो कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को वर्णित करता है
जो कि एक मौलिक अधिकार है, और इस मौलिक अधिकार पर आपातकाल में भी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, आपातकाल में भी इसको सीमित नहीं किया जा सकता, आपातकाल में भी इसको स्थगित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की व्यवस्था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा दी गई। इससे ये विदित होता है, स्पष्ट होता है कि संसद को किस प्रकार से सीमित कर दिया गया है, संसद पर किस प्रकार प्रतिबंध लगा दिया गया है। मित्रों, अगला बिंदु इसकी सीमा को जो प्रतिबंधित करता है, इसकी सीमा को स्पष्ट करता है, वह है सीमित संशोधन की व्यवस्था। मित्रों, भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने का पूर्ण अधिकार प्राप्ति नहीं है, अपितु कुछ विषय ऐसे हैं, उन विषयों पर राज्यों से भी संबंधित विषयों पर राज्यों या उनसे अधिक राज्यों का अनुसमर्थन लेना आवश्यक होता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि पूर्ण रूपेण से संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार नहीं दिया गया है, जो कि इसकी सीमा को इंगित करता है, इसके प्रतिबंध को इंगित करता है, इसकी लिमिट को दर्शाता है। मित्रों, अगली इसकी जो लिमिट है, अगली इसकी जो सीमा है, अगली इसका जो प्रतिबंध है, वह है न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था। मित्रों, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संसद की शक्तियों पर एक बहुत बड़ा प्रतिबंध है, और भारत के सुप्रीम कोर्ट को और राज्यों के उच्च न्यायालयों को संविधान के मौलिक अधिकार, संघीय व्यवस्था के विपरीत विधियों को अवैध घोषित करने का अधिकार है, और संसदीय विधियों को हमारे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता देना चूंकि आवश्यक होता है। इसके संबंध में बहुत अच्छी बात बीके मुखर्जी ने कही है, और ये कही है, वो कहते हैं कि यह निर्णय करना न्यायपालिका का काम है, कार्य है कि अमुक कानून वैधानिक है अथवा नहीं, अमुक कानून सही है अथवा नहीं, अमुक कानून वैलिड है अथवा नहीं। अर्थात न्यायालय के इस अधिकार को न्यायिक पुनरावलोकन की श्रेणी के अंतर्गत माना जा सकता है, समझा जा सकता है। और मैं यहाँ उल्लेखनीय करना चाहता हूं कि गोपालानंद बनाम मद्रास राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती आदि के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की विधियों को समय समय पर अवैध घोषित किया और संसद की शक्तियों को सीमित किया। मित्रों, इसके अलावा संसद को जो सीमित करते हैं वो कुछ और प्रतिबंध हैं, जिनको मैं यहाँ बताना चाहूंगा, जैसे कि पब्लिक ओपिनियन, लोकमत, जनता का मत, जनमत इतनी बड़ी शक्ति होती है जो संसद पर प्रतिबंध लगाती है। इसके अलावा इंटरनेशनल कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून, चाहे वो यूएनओ को हो, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के हो। इसके अलावा प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का अधिनायकवाद, कहने का तात्पर्य कई बार हम ये देखते हैं, हम भारतीय राजनीति के अंदर भी देखते हैं कि मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री का करिश्मावादी नेतृत्व भी संसद की शक्ति पर एक तरह से प्रतिबंध लगाती है, जो कई समय आपने देखा होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, वर्तमान में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करिश्मावादी शक्ति, या मैं तो यूं नहीं कहूंगा, उनका अधिनायकवाद नहीं कहूंगा, लेकिन उनकी करिश्मावादी नेतृत्व भी एक तरह से संसद की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का कार्य करती है। मित्रों, इस प्रकार से, इस व्याख्या से यह स्पष्ट होता है, यद्यपि भारतीय संसद ब्रिटिश संसद के समान संप्रभु तो नहीं है, लेकिन यह केवल अनुमोदन करने वाली या प्रचार करने वाली संस्था मात्र भी नहीं है। संसद शासन तंत्र वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण शासन तंत्र घूमता है। मित्रों, इसके अलावा संसद की क्या क्या कार्य और शक्तियां हैं, इसका वर्णन हम अगली वीडियो करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।